स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड वाई, और इसकी लेखिका हैं किम वेल। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, लॉयर की तरह सोचना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम कानून की दुनिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सीधी सी छवि बनती है। एक वकील काले कोट में कोर्ट रूम में खड़ा जटिल से जटिल मामलों को अपने शब्दों की ताकत से पलट देता है। हम सोचते हैं कि ये लोग किसी अलग ही दुनिया के रहने वाले हैं, जिनकी सोचने की क्षमता हमसे कहीं ज्यादा तेज है, जो हर स्थिति को सेकंडों में विश्लेषण कर लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि ये क्षमता हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन किम वेल की ये किताब हमें बिल्कुल यही सिखाती है कि ये सोच कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे हर इंसान सीख सकता है, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो। दोस्तों, लॉयर की तरह सोचने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कानून की किताबें पढ़ने लगें या हर बात पर मुकदमा करने लगें। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा मानसिक ढांचा विकसित करें जो हमें किसी भी स्थिति को तार्किक रूप से देखने, उसके हर पहलू को समझने और बिना भावनाओं में बहे सबसे सही फैसला लेने में मदद करे। ये एक ऐसा टूल है जो हर रोज की जिंदगी में, रिश्तों में, करियर में, पैसों के मामलों में और यहाँ तक कि अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने में भी हमारी मदद कर सकता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? मान लीजिए आपका कोई करीबी दोस्त है जिससे आपने कई सालों की दोस्ती निभाई है। अचानक एक दिन वो आपसे कुछ ऐसा कहता या करता है जिससे आपको ठेस पहुंचती है। अब आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसने हमेशा से मुझसे जलन की, वो असल में मेरा दोस्त ही नहीं था। आप गुस्से में आ जाते हैं, शायद उससे झगड़ा कर लेते हैं, शायद रिश्ता ही तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि असल में हुआ क्या था? क्या वो सच में जानबूझकर था या फिर कोई और वजह थी? क्या उस दिन उसकी अपनी कोई मुश्किल चल रही थी? क्या आपने उसकी बात को सही तरह से समझा? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग भावनाओं के झोंके में पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुका होता है। यही वो जगह है जहां एक लॉयर की सोच काम आती है। एक लॉयर किसी भी मामले में सबसे पहले भावनाओं को अलग रखता है। वो अपने क्लाइंट के साथ हमदर्दी तो रख सकता है, लेकिन उसका काम होता है तथ्यों को देखना, सबूतों को तौलना और फिर एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना। वो ये नहीं मान लेता कि उसका क्लाइंट जो कह रहा है वो पूरा सच है। वो सवाल पूछता है, गहराई में जाता है, हर एंगल से देखता है। और यही वो आदत है जो हमें भी अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कर पाना मुश्किल है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, गुस्सा आता है, दुख होता है, प्यार होता है। ये सब हमें इंसान बनाते हैं और ये सच भी है। लॉयर की सोच का मतलब ये नहीं कि हम रोबोट बन जाएं जिनके अंदर कोई भावना ना हो। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का आधार न बनने दें। भावनाएं हमें बता सकती हैं कि हम किसी स्थिति के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बता सकती कि सच क्या है। और यही फर्क है एक आम सोच और एक लॉयर की सोच में। किम वेल इस किताब में बार बार एक बात दोहराती हैं। ये किताब आपको कानूनी विशेषज्ञ बनाने के लिए नहीं लिखी गई है। ये किताब आपको एक बेहतर विचारक बनाने के लिए लिखी गई है। एक ऐसा विचारक जो हर स्थिति को स्पष्टता से देख सके, जो दबाव में भी शांत रह सके, जो अपने फैसलों पर खुद भरोसा कर सके। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप अपने फैसलों पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अलग तरह की शांति आती है। आप दूसरों की राय से इतने प्रभावित नहीं होते, आप हर छोटी बड़ी बात पर ओवरथिंक नहीं करते और आप अपने रास्ते पर आत्मविश्वास से चल पाते हैं। आज हम इस किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं और ये यात्रा लंबी है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि सोचने का एक पूरा नया तरीका है। हम हर अध्याय में एक नई अवधारणा को गहराई से समझेंगे, उसे उदाहरणों से समझेंगे और देखेंगे कि उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। हम बात करेंगे कि फैक्ट और स्टोरी में क्या फर्क है, सही सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इमोशन को ड्राइवर न बनने का क्या मतलब है और कैसे एक छोटा सा शब्द इट डिपेंड्स आपकी सोच की पूरी दिशा बदल सकता है। दोस्तों, ये किताब किम वेल ने एक वजह से लिखी है। वो खुद एक प्रोफेसर है। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को ये सिखाया है कि कैसे कानूनी सोच रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी हो सकती है। उनका मानना है कि ये सोच सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में स्पष्टता, शांति और आत्मविश्वास चाहता है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस यात्रा को सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, बल्कि इसे अपने अंदर उतारें।
हर अध्याय के बाद रुकें, सोचें और देखें कि ये बात आपकी जिंदगी के किस पहलू से जुड़ती है, क्योंकि जब आप सोचना शुरू करेंगे तभी बदलाव शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझेंगे कि आखिर एक लॉयर की सोच और एक आम इंसान की सोच में असल फर्क क्या है और ये फर्क हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, जब हम लॉयर की सोच की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सोच आम सोच से किस तरह अलग है। और ये अंतर समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा दिमाग आम तौर पर कैसे काम करता है। हम इंसानों का दिमाग एक बेहद शक्तिशाली मशीन है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। हजारों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को इस तरह ढाला है कि वो जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए ये जरूरी था। जंगल में अगर कोई झाड़ी हिलती थी तो तुरंत ये फैसला करना होता था कि वो शेर है या हवा। गलती करने का मतलब था जान जोखिम में डालना। इसलिए हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने, जल्दी निष्कर्ष निकालने और उस निष्कर्ष पर तुरंत प्रतिक्रिया करने का आदी है। लेकिन आज की जिंदगी में यही आदत हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। हम आज जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी तरह काम करता है। कोई हमें एक मैसेज भेजता है, हम तुरंत उसके मतलब का अंदाजा लगा लेते हैं। कोई हमें देखकर मुस्कुराता नहीं, हम तुरंत सोच लेते हैं कि वो हमसे नाराज है। कोई हमारी बात को टाल देता है, हम तुरंत ये नतीजा निकाल लेते हैं कि उसे हमारी कोई अहमियत नहीं। ये सब हमारे दिमाग की उसी पुरानी आदत के परिणाम है, जल्दी से जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब एक लॉयर का दिमाग इससे बिल्कुल अलग काम करता है, और ये अलगाव कोई जन्मजात नहीं है, बल्कि सालों की ट्रेनिंग का नतीजा है। एक लॉयर को कानून की पढ़ाई में सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है वो है निष्कर्ष पर जल्दी मत पहुंचो, सवाल पूछो, सबूत इकट्ठा करो, हर पहलू को देखो और तभी कोई राय बनाओ। ये ट्रेनिंग इतनी गहरी होती है कि ये उनके दिमाग का दूसरा स्वभाव बन जाती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये फर्क कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं। आपका एक सहकर्मी है जिसके साथ आप अक्सर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। कुछ दिनों से आपने देखा कि वो आपसे बात करने से कतरा रहा है, मीटिंग में आपकी बात को इग्नोर कर रहा है और जब भी मिलता है एक अजीब सा व्यवहार करता है। अब एक आम इंसान का दिमाग क्या करेगा? वो तुरंत एक कहानी बनाएगा। उसने मुझसे जलना शुरू कर दिया है, शायद उसे मेरे प्रमोशन से ईर्ष्या हो रही है, या फिर उसने मेरे बारे में कुछ सुन लिया है। आप इस कहानी पर यकीन करना शुरू कर देंगे, आपका मूड खराब होगा, आप उससे दूरी बनानी शुरू कर देंगे और शायद उससे झगड़ा भी बैठें। लेकिन एक लॉयर की सोच वाला इंसान यहां पर रुकेगा। वो खुद से सवाल पूछेगा, क्या मेरे पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत है? उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? इसके और क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है उसके निजी जीवन में कोई परेशानी हो सकता है उस पर काम का बहुत प्रेशर हो सकता है मैंने अनजाने में ही कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे वो नाराज हो गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैंने उससे सीधे जाकर पूछा कि क्या बात है? यही एक छोटा सा बदलाव है, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रुकना, सवाल पूछना और दूसरी संभावनाओं पर विचार करना। और ये बदलाव आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है। किम वेल इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं। वो कहती हैं कि एक लॉयर की सोच का सबसे बड़ा गुण है न्यूट्रलिटी, यानी किसी भी स्थिति में अपने पक्ष या विपक्ष में बिना झुके केवल तथ्यों को देखना। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अपने बायस होते हैं। हम उन चीज़ों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो हमारे मानसिक ढांचे में फिट बैठती हैं, और उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए असुविधाजनक होती हैं। यही कन्फर्मेशन बायस है, और ये हमारी सोच की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक लॉयर इस कमजोरी से बचना सीखता है। उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हर मामले में दोनों पक्षों को सुने, दोनों तरफ के सबूत देखे और तभी कोई राय बनाए। उसका काम ये नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को सही साबित करे, बल्कि उसका काम ये है कि वो सच्चाई को उजागर करे। और यही न्यूट्रलिटी हमें भी अपनी जिंदगी में सीखनी चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हम खुद किसी स्थिति में होते हैं तो इतनी न्यूट्रलिटी बनाए रखना मुश्किल होता है। और ये सच भी है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाती है। ये एक अभ्यास है, एक आदत है जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। शुरुआत छोटी चीजों से करें। अगली बार जब आप किसी बात पर गुस्सा हों तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में जानता हूं कि क्या हुआ? क्या मेरे पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत है? क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है इस स्थिति को देखने का? धीरे धीरे ये आदत आपके दिमाग में बैठने लगेगी, और जब ऐसा होगा तो आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा शांत हैं, आपके फैसले पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हैं, और आप दूसरों के व्यवहार से इतने प्रभावित नहीं होते।
यही तो है लॉयर की तरह सोचने का असली फायदा। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं, न कि हर छोटी घटना का रिएक्टर। किम वेल किताब में एक और बहुत खूबसूरत बात कहती हैं। वो कहती हैं कि लॉयर की सोच का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पर बहस करो या हर किसी को अपने तर्क से हराओ। इसका मतलब ये है कि आप अपने मन की शांति के लिए, अपने फैसलों की स्पष्टता के लिए इस सोच को अपनाओ। ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं तो ये सोच आपके लिए एक हथियार नहीं बल्कि एक ढाल बन जाती है। एक ऐसी ढाल जो आपको बाहरी शोर से बचाती है और आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका देती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि लॉयर की सोच और आम सोच में क्या फ़र्क है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले अध्याय में हम उस पहले और सबसे बड़े सबक की बात करेंगे जो इस पूरी किताब की नींव है। वो सबक है इट डिपेंड्स, एक छोटा सा शब्द जो आपके दिमाग की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 3 इट डिपेंड्स, पहला और सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है इट डिपेंड्स। ये शायद सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली वाक्य है जो एक लॉयर अपने पूरे करियर में सीखता है। और यही वो वाक्य है जो हमारी सोच को सीमाओं से निकालकर संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। हम में से ज्यादातर लोग दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना पसंद करते हैं, सही या गलत, अच्छा या बुरा, अपना या पराया। यह हमारे दिमाग के लिए आसान होता है क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन असल जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो ग्रे शेड से भरी होती है। हर स्थिति के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और उसी के हिसाब से उसका जवाब बदलता है। यही है इट डिपेंड्स का मूल मंत्र। जब भी कोई वकील से कोई सवाल पूछता है तो उसका पहला जवाब लगभग हमेशा होता है ये निर्भर करता है। वो ये नहीं कहता कि ये केस जीत जाएगा या हार जाएगा। वो कहता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि सबूत क्या है, गवाह क्या कहते हैं, जज कौन है, कानून क्या कहता है। वो हर स्थिति को उसके संदर्भ में देखता है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला में नहीं। हमारी जिंदगी में भी यही सबसे बड़ा सबक है। हम अक्सर चीजों को एक निश्चित नजरिए से देखने के आदी हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो वो हमारा सम्मान नहीं करता, अगर किसी ने हमारी मदद नहीं की तो वो स्वार्थी है, अगर हम किसी काम में असफल हो गए तो हम बेकार हैं। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट सोच के उदाहरण हैं जो हमें एक सीमित दायरे में कैद कर देते हैं। लेकिन जब हम इट डिपेंड्स की आदत डाल लेते हैं तो हमारी सोच खुल जाती है। हम समझने लगते हैं कि हर स्थिति के पीछे एक संदर्भ होता है, एक वजह होती है, एक परिस्थिति होती है। और जब हम उस संदर्भ को समझने लगते हैं तो हमारा जजमेंटल होना कम हो जाता है। हम दूसरों के प्रति अधिक समझदार बन जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद के प्रति भी कम कठोर हो जाते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई बहुत करीबी दोस्त है जिससे आप हर दिन बात करते हैं। अचानक कुछ दिनों से वो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रही, फोन नहीं उठा रही। आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बनाता है, उससे मेरी किसी बात पर नाराज हो गई, या फिर उसे मेरी जरूरत नहीं रही, या उसने कोई नया दोस्त बना लिया। आप दुखी हो जाते हैं, शायद गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर आप इट डिपेंड्स की सोच रखते हैं तो आप रुकेंगे और सोचेंगे ये कई बातों पर निर्भर कर सकता है। हो सकता है उसके घर पर कोई परेशानी हो सकता है वो खुद किसी मानसिक तनाव से गुजर रही हो सकता है उसका फोन खराब हो गया हो, या हो सकता है वो सच में मुझसे नाराज हो। लेकिन उस नाराजगी की वजह क्या है ये जानना जरूरी है। आप तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, आप पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये इट डिपेंड्स की सोच हमें एक और महत्वपूर्ण चीज सिखाती है। हर सवाल का एक ही जवाब नहीं होता। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हर समस्या का एक ही सही समाधान होता है और हम उसी को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में, खासकर जटिल मामलों में, कई संभावित समाधान हो सकते हैं और हर समाधान के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एक लॉयर यही करता है। वो सभी संभावित विकल्पों को देखता है, हर विकल्प के परिणामों का विश्लेषण करता है और फिर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनता है। हमारी जिंदगी के फैसलों में भी यही लागू होता है। नौकरी बदलनी है या नहीं, शहर छोड़ना है या नहीं, शादी करनी है या नहीं, बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, इन सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं होता। यह आपकी परिस्थितियों पर, आपकी प्राथमिकताओं पर, आपके जीवन के उस चरण पर निर्भर करता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम फैसलों के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि सही क्या है, हमें ये सोचना पड़ता है कि मेरे लिए इस समय इन परिस्थितियों में क्या सही है। किम वेले किताब में एक और बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि इट डिपेंड्स सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता हमें हर स्थिति को खुले दिमाग से देखने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हमारा पहला निष्कर्ष हमेशा सही नहीं होता और हमें दूसरी संभावनाओं के लिए जगह छोड़नी चाहिए।
ये हमें अहंकार से बचाती है, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हर बात हम जानते हैं तो हम कुछ नया सीखने का मौका खो देते हैं। दोस्तों, ये इट डिपेंड्स की सोच हमारे रिश्तों में भी बहुत काम आती है। हम अक्सर अपने पार्टनर, अपने माता पिता, अपने बच्चों के व्यवहार को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, हम उनके इरादों के बारे में मान लेते हैं। लेकिन जब हम इट डिपेंड्स की सोच अपनाते हैं तो हम पूछने लगते हैं। हम पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारे मन में क्या था। और ये पूछना ही रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब हम पूछते हैं तो हम समझते हैं, और जब हम समझते हैं तो गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्ते गहरे होते हैं। तो दोस्तों, आज से अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाइए। जब भी कोई स्थिति हो, कोई फैसला हो, कोई उलझन हो, तो खुद से पूछिए, क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है या ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी सोच की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। अगले अध्याय में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, फैक्ट्स और स्टोरी में फर्क, यानी असली सच्चाई क्या है और हमारा दिमाग उसकी कौन सी कहानी बना लेता है। ये फर्क समझना शायद लॉयर की सोच का सबसे जरूरी हिस्सा है। चैप्टर 4, फैक्ट्स वर्सेस स्टोरी, असली सच्चाई की पहचान। दोस्तों, हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो शायद इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। ये विषय है फैक्ट्स और स्टोरी के बीच का फर्क, और ये फर्क समझना ही लॉयर की सोच का दिल है। देखिए, हम इंसान हैं और हमारा दिमाग एक अद्भुत कहानीकार है। हर घटना को देखते ही, हर स्थिति का सामना करते ही हमारा दिमाग उसकी एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। यह हमारी न्यूरल आर्किटेक्चर का हिस्सा है। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखते, हम उनका अर्थ निकालते हैं, उनके पीछे के कारण ढूंढते हैं और एक सुसंगत कहानी बनाते हैं। ये वही क्षमता है जिसने हमें सभ्यता बनाने, कला रचने, विज्ञान खोजने में सक्षम बनाया। लेकिन यही क्षमता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, जब हम अपनी बनाई हुई कहानी को ही सच मान लेते हैं और असल तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। किम वेल इस किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि एक लॉयर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो फैक्ट्स और स्टोरी को अलग कर सकता है। उसकी ट्रेनिंग उसे सिखाती है कि वो केवल उन चीज़ों पर ध्यान दे जो साबित की जा सकती हैं, न कि उन पर जो केवल महसूस की जा सकती हैं। और यही वो कौशल है जो हमें भी सीखना चाहिए। चलिए एक बहुत सामान्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं। आपने अपने मैनेजर को एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजा था जिसका जवाब आपको मिलना था। आपने 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? चलिए एक कहानी बनाते हैं। मेरा मैनेजर मुझसे नाराज है। उसने जानबूझकर मेरा ईमेल इग्नोर किया। उसे मेरे काम से कोई मतलब नहीं। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। शायद वो मुझे नौकरी से निकालने की योजना बना रहा है। मैं कितना बेकार हूं कि मेरे मैनेजर को भी मेरी बातों की परवाह नहीं। ये एक पूरी कहानी है ना? इसमें इरादे हैं, भावनाएं हैं, भविष्य की भविष्यवाणियां हैं और सबसे बढ़कर इसमें आत्म आलोचना है। लेकिन इस कहानी में असल फैक्ट्स क्या हैं? आइए गिनते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने एक ईमेल भेजा था। फैक्ट नंबर 2, उस ईमेल का जवाब 3 दिनों में नहीं आया। बस इतने से फैक्ट्स हैं। बाकी सब कुछ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी है जो आपकी असुरक्षाओं, आपके पुराने अनुभवों और आपके डर से भरी हुई है। अब एक लॉयर की सोच वाला इंसान यहां पर क्या करेगा? वो सबसे पहले इन दोनों चीजों को अलग करेगा। वो खुद से कहेगा, रुको, ये फैक्ट्स हैं और ये मेरी स्टोरी है। अब मुझे स्टोरी पर रिएक्ट करने से पहले फैक्ट्स को वेरीफाई करना होगा। वो उठेगा और सीधे मैनेजर से पूछेगा, लेकिन पूछने का तरीका भी लॉयर जैसा होगा। वो एक्यूजेटरी टोन में नहीं पूछेगा, आपने मेरा ईमेल इग्नोर क्यों किया, बल्कि वो फैक्ट फाइंडिंग मोड में पूछेगा, मैंने XYZ ईमेल भेजा था। मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि वो आपको मिला या नहीं, क्योंकि मुझे उस पर आगे काम करना है। अब देखिए, यहाँ पर वो अपनी स्टोरी को सच मानकर नहीं चल रहा, बल्कि वो फैक्ट्स इकट्ठा कर रहा है। और जवाब क्या हो सकता है? हो सकता है मैनेजर कहे, हाँ मैंने देखा, मैं पिछले 3 दिनों से बीमार था, कल मैं तुमसे मिलता हूँ। या हो सकता है वो कहे, हाँ मैंने देखा, लेकिन उस ईमेल में कुछ जानकारी अधूरी थी, मैं सोच रहा था कि तुम खुद आकर पूछ लोगे। या हो सकता है वो कहे, अरे मुझे ये ईमेल ही नहीं मिला, कहीं स्पैम में चला गया होगा। देखते ही देखते आपकी पूरी कहानी धराशायी हो जाती है। आपने बिना वजह 3 दिन मानसिक यातना झेली। दोस्तों, ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, हमारी जिंदगी के हर पहलू में ऐसा होता है। रिश्तों में, दोस्ती में, परिवार में, यहाँ तक कि खुद के साथ हमारे रिश्ते में भी। हम लगातार कहानियां बना रहे होते हैं और उन कहानियों पर विश्वास कर रहे होते हैं।
किसी ने हमें देखकर मुस्कुराया नहीं तो हमने कहानी बना ली, वो मुझसे नाराज है। किसी ने हमारी बात को टाल दिया तो हमने कहानी बना ली, उसे मेरी कोई अहमियत नहीं। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो हमने कहानी बना ली, मैं काबिल ही नहीं हूं। ये सब कहानियां हैं, फैक्ट्स नहीं। फैक्ट ये है कि सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराया नहीं, बस। उसके मुस्कुराने के पीछे सैकड़ों कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है उसके मन में कोई और बात चल रही हो सकता है उसने हमें देखा ही ना हो। लेकिन हम तुरंत उस कारण को अपने बारे में बना लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। किम वेल इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछती हैं। आप कैसे जानते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सच है? ये सवाल बहुत शक्तिशाली है। जब भी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचें, खुद से पूछिए, मैं ये कैसे जानता हूं? क्या मेरे पास इस निष्कर्ष के लिए ठोस सबूत हैं, या ये सिर्फ मेरी धारणा है, मेरी कहानी है? ये सवाल पूछना ही लॉयर की सोच का पहला कदम है। ये सवाल हमें रुकने, सोचने और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने का मौका देता है। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियां हमारी बनाई हुई कहानियों से होती हैं, असल फैक्ट से नहीं। एक और बात जो ये किताब सिखाती है वो है फैक्ट्स इकट्ठा करने की आदत। एक लॉयर जब भी किसी केस पर काम करता है तो वो सबसे पहले सारे फैक्ट्स इकट्ठा करता है। वो गवाहों से बात करता है, दस्तावेज देखता है, सबूत जुटाता है, तभी जाकर वो कोई राय बनाता है। हमें भी अपनी जिंदगी में यही करना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें पर्याप्त फैक्ट्स इकट्ठा करने चाहिए। लेकिन यहां एक चुनौती है। हमारा दिमाग उन फैक्ट्स को इकट्ठा करना पसंद करता है जो हमारी कहानी को सपोर्ट करते हैं, और उन फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देता है जो हमारी कहानी के खिलाफ जाते हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। यह हमारी सोच की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। एक लॉयर इस कमजोरी से बचना सीखता है। वो जानबूझकर उन सबूतों को भी देखता है जो उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई तभी सामने आती है जब हम दोनों पक्षों को देखते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही लागू होता है। अगर हम सच में किसी स्थिति को समझना चाहते हैं तो हमें उन फैक्ट्स को भी देखना होगा जो हमारे लिए असुविधाजनक है। हमें उन सबूतों को भी देखना होगा जो हमारी कहानी को तोड़ते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि तभी हम असली सच्चाई तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, आज हमने फैक्ट्स और स्टोरी के बीच का फर्क समझा। हमने देखा कि हमारा दिमाग कैसे लगातार कहानियां बना रहा होता है और हम कैसे उन कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे एक लॉयर की सोच हमें फैक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है और अपनी कहानियों पर सवाल उठाना सिखाती है। अगले अध्याय में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, सबूतों की ताकत। यानी कैसे हम बिना सबूत के किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचें और कैसे हम अपनी मान्यताओं को ठोस आधार दें, क्योंकि लॉयर की दुनिया में बिना सबूत के कुछ भी साबित नहीं होता, और हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच के एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, सबूतों की ताकत। लॉयर की दुनिया में एक सुनहरा नियम है, बिना सबूत के कुछ भी साबित नहीं होता। चाहे आप कितनी भी अच्छी कहानी सुना दो, चाहे आपकी दलीलें कितनी भी भावुक क्यों ना हो, अगर सबूत नहीं है तो केस हार जाते हो। ये नियम बहुत सख्त है, लेकिन यही नियम न्याय को संभव बनाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर बिना सबूत के ही बड़े बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो मुझसे ईर्ष्या करता है, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा, मैं हमेशा असफल रहता हूं। ये सब ऐसे बयान हैं जिनके पीछे अक्सर कोई ठोस सबूत नहीं होता। फिर भी हम इन पर यकीन कर लेते हैं और इन्हीं यकीनों के आधार पर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। किम वेल इस किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि एक लॉयर की सोच का मतलब है हर चीज के पीछे सबूत मांगना। ये कोई बेरुखी नहीं है, ये सच्चाई के प्रति ईमानदारी है। जब हम सबूत मांगते हैं तो हम धारणाओं से बाहर निकलकर वास्तविकता में आते हैं, और जब हम वास्तविकता में आते हैं तो हमारे फैसले सही होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने में अच्छे नहीं हैं। ये एक धारणा है, एक कहानी है जो आपने अपने बारे में बना रखी है। अब इस धारणा के पीछे क्या सबूत है? आप सोचेंगे, 5 साल पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और मैं घबरा गया था। ये एक सबूत है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या इस एक घटना के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप हमेशा, हर जगह, हर स्थिति में बोलने में अच्छे नहीं हैं? एक लॉयर की सोच वाला इंसान यहां पर रुकेगा। वो और सबूत इकट्ठा करेगा। उसके बाद के प्रेजेंटेशन कैसे रहे? क्या उसने कोई ट्रेनिंग ली? क्या उसने तैयारी की? क्या उसके दर्शकों ने क्या प्रतिक्रिया दी? हो सकता है कि 5 साल पहले वो घबराया था, लेकिन उसके बाद उसने कई प्रेजेंटेशन दिए हों और वे अच्छे रहे हों। अगर ऐसा है तो उसकी धारणा सबूतों से मेल नहीं खाती।
दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी हजारों धारणाएं हैं जिनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं डिसिप्लिन में कमजोर हूं, मैं टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाता। ये सब धारणाएं हैं और अक्सर इनके पीछे सिर्फ एक दो बुरे अनुभव होते हैं। लेकिन हम इन धारणाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर उन्हीं धारणाओं के हिसाब से जीते हैं। किम वेल किताब में एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछती हैं, अगर आपको अपनी धारणा के खिलाफ जाने वाले सबूत मिल जाएं, तो क्या आप अपनी धारणा बदलेंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम सबूतों को देखने से भी इनकार कर देते हैं। हम अपनी धारणाओं से इतने चिपके होते हैं कि हम उनके खिलाफ जाने वाली किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कॉन्फर्मेशन बायस है और यही हमारी सोच की सबसे बड़ी सीमा है। एक लॉयर इस सीमा से लड़ना सीखता है। उसे सिखाया जाता है कि वो उन सबूतों को भी देखे जो उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि केस जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम अपने केस की कमजोरियों को पहले से जान लो, ताकि उन पर सवाल उठने से पहले तुम उनका जवाब तैयार रखो। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम अपनी कमजोरियों को, अपनी धारणाओं की गलतियों को पहले से पहचान ले, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। सबूत का मतलब सिर्फ बाहरी सबूत नहीं होता, हमारे अपने अनुभव भी सबूत होते हैं। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हम सही अनुभवों को सबूत के रूप में देख रहे हैं और उन अनुभवों को सामान्यीकृत नहीं कर रहे जो सिर्फ एक बार की बातें थीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बार किसी प्रोजेक्ट में असफलता पाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर प्रोजेक्ट में असफल होंगे। अगर एक बार किसी ने आपको धोखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई धोखेबाज है। अगर एक बार आपकी बात नहीं सुनी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं। ये सब एक घटना को सबूत मानने की गलती है, जबकि असल में एक घटना सिर्फ एक डेटा पॉइंट होती है, पूरी सच्चाई नहीं। किम वील किताब में एक और बहुत गहरी बात कहती हैं, सबूत इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज पर शक करो। इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी से अपनी धारणाओं की जांच करो। जब आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो खुद से पूछो, मैं इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? मेरे पास क्या सबूत है? क्या ये सबूत पर्याप्त है? क्या कोई दूसरा नतीजा भी संभव है? ये सवाल आपको जवाब से ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं, और यही सोचना ही असली सीख है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबूतों की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम खुद के बारे में धारणाएं बनाते हैं। हम अक्सर खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। एक बार की असफलता को हम अपने भविष्य का नक्शा बना लेते हैं। लेकिन अगर हम लॉयर की तरह सोचें, तो हम खुद से पूछेंगे, क्या ये धारणा सच है? इसके पीछे क्या सबूत है? क्या मेरे पास इसके खिलाफ भी सबूत है? जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके बारे में आपकी ज्यादातर नेगेटिव धारणाएं बिना सबूत के हैं। वो सिर्फ आपके डर की कहानियां हैं, असलियत नहीं। और जब आप ये पहचान लेते हैं, तो आप उन धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं जितना आप सोचते थे। आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं, सिर्फ सीखने के अवसर हैं। तो दोस्तों, आज से अपनी हर धारणा के पीछे सबूत मांगिए। खुद से पूछिए, मैं ये कैसे जानता हूं? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये आपकी सोच की पूरी दुनिया बदल सकता है। ये आपको धारणाओं की दुनिया से निकालकर वास्तविकता की दुनिया में लाएगा। और वास्तविकता ही वो जगह है जहां से सही फैसले, सही रिश्ते और सही जिंदगी शुरू होती है। अगले अध्याय में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, इमोशन को ड्राइवर न बनाएं, यानी कैसे हम अपनी भावनाओं को दबाए बिना उन्हें अपने फैसलों का आधार न बनने दें। ये शायद लॉयर की सोच का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी भी। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच के एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी है। यह है भावनाओं को अपने फैसलों का ड्राइवर न बनने देना। अब यहां एक बात साफ कर दूं, लॉयर की सोच का मतलब ये नहीं है कि आप भावनाओं को दबाएं या उनसे इनकार करें। भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, वो हमारी पहचान है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपनी भावनाओं को अपने फैसलों का एकमात्र आधार बना लेते हैं। किम वेल इस किताब में बहुत सुंदर ढंग से समझाती हैं कि एक लॉयर भावनाओं के साथ कैसे काम करता है। वो कहती हैं कि एक अच्छा वकील अपने क्लाइंट की भावनाओं को समझता है, उनके दर्द को महसूस करता है, लेकिन जब वो कोर्ट में खड़ा होता है तो वो सिर्फ तथ्यों और कानून के आधार पर दलील देता है। वो अपनी भावनाओं को अपनी दलीलों में नहीं आने देता। यही वो स्किल है जो हमें भी सीखनी चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका किसी से बहुत गहरा रिश्ता है। अचानक आपको पता चलता है कि उसने आपसे कुछ छुपाया है।
अब आपके अंदर भावनाओं का तूफान उठता है, गुस्सा, दुख, विश्वासघात का एहसास, शायद बदले की भावना। ये सब भावनाएं पूरी तरह से वैध हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इन भावनाओं के आधार पर तुरंत कोई फैसला ले लेंगे? क्या आप रिश्ता तोड़ देंगे? क्या आप चिल्लाएंगे? क्या आप कुछ ऐसा कहेंगे जो बाद में आपको पछताना पड़े? एक लॉयर की सोच वाला इंसान यहाँ पर रुकेगा। वो अपनी भावनाओं को महसूस करेगा, उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन वो उनके आधार पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करेगा। वो खुद से कहेगा, मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, मैं अभी कोई फैसला नहीं लूंगा, मैं पहले सारे फैक्ट्स समझ लूंगा। क्या सच में धोखा हुआ था या कोई गलतफहमी थी? उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसके पास कोई वैध कारण था? क्या ये एक बार की बात है या पैटर्न? और फिर इन सब फैक्ट्स को समझने के बाद मैं एक फैसला लूंगा। देखिए, यहाँ पर भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें फैसले की प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है। भावनाएं हमें बता सकती हैं कि हम किसी स्थिति के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बता सकती कि सच क्या है। और सच को समझे बिना कोई फैसला लेना, खासकर महत्वपूर्ण फैसला, बहुत जोखिम भरा होता है। किम वेल किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं। भावनाएं हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती हैं। जब हम किसी मजबूत भावना में होते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं सबूतों पर ध्यान देता है जो उस भावना को सपोर्ट करते हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो हमें हर जगह गुस्से के कारण दिखते हैं। अगर हम डरे हुए हैं तो हमें हर जगह खतरा दिखता है। अगर हम उदास हैं तो हमें हर जगह निराशा दिखती है। ये हमारी धारणा को पूरी तरह से बदल देता है और हम असलियत को सही से नहीं देख पाते। एक लॉयर इस प्रभाव को पहचानना सीखता है। जब वो किसी मामले पर काम कर रहा होता है तो वो जानता है कि उसकी अपनी भावनाएं उसके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए वो जानबूझकर एक कदम पीछे हटता है और मामले को न्यूट्रल नजरिए से देखने की कोशिश करता है। वो खुद से पूछता है, अगर मैं इस मामले में शामिल ना होता तो मैं इसे कैसे देखता? ये सवाल उसे अपनी भावनाओं से बाहर निकलने में मदद करता है। हमारी जिंदगी में भी यही सवाल बहुत काम आ सकता है। जब भी आप किसी मजबूत भावना में हों और कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो खुद से पूछिए, अगर मैं इस स्थिति में शामिल ना होता, अगर मैं कोई बाहरी व्यक्ति होता, तो मैं इस मामले को कैसे देखता? ये सवाल आपको अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करेगा और आपको स्थिति को अधिक स्पष्टता से देखने का मौका देगा। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। भावनाओं को फैसलों का ड्राइवर न बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ठंडे और दूर के बने रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाएं। आप उन्हें महसूस करें, उन्हें समझें, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दें। ये एक संतुलन है और ये संतुलन बनाना ही परिपक्वता की निशानी है। किम वेले किताब में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं कि एक सर्जन की तरह सोचिए। एक सर्जन अपने मरीज के प्रति सहानुभूति रखता है। वो जानता है कि मरीज दर्द में है, डरा हुआ है, लेकिन जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो अपनी भावनाओं को अलग रखता है और पूरी तरह से अपने कौशल और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर वो ऑपरेशन के दौरान भावुक हो जाए तो उसका हाथ कांप सकता है और मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। यही बात हमारे फैसलों पर भी लागू होती है। जब हम महत्वपूर्ण फैसले ले रहे होते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को थोड़ा अलग रखना पड़ता है ताकि हम सही फैसला ले सकें। दोस्तों, ये स्किल एक दिन में नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। शुरुआत छोटी चीजों से करें। अगली बार जब आप गुस्से में हों तो तुरंत कुछ कहने या करने से पहले 10 तक गिनें, या फिर कमरे से बाहर निकल जाएं, थोड़ी देर टहलें और फिर वापस आएं। आप पाएंगे कि थोड़ी देर बाद गुस्सा कम हो जाता है और आप स्थिति को अलग नजरिए से देख पाते हैं। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। एक और बहुत उपयोगी तरीका है जर्नलिंग। जब आप किसी मजबूत भावना में हों तो उसे लिख लें। लिखने से आपकी भावनाएं बाहर आ जाती हैं और आप उन्हें अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। आप लिख सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इस भावना का कारण क्या है, क्या ये भावना स्थिति के बारे में मेरी धारणा को प्रभावित कर रही है। ये प्रक्रिया आपको अपनी भावनाओं से दूरी बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भावनाओं को अपने फैसलों का ड्राइवर क्यों नहीं बनाना चाहिए। हमने देखा कि कैसे भावनाएं हमारी सोच को प्रभावित करती हैं और कैसे हम उनसे दूरी बनाकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये सबसे चुनौतीपूर्ण स्किल है, लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही शांति आ जाती है। अगले अध्याय में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। सही सवाल पूछना सीखें, क्योंकि लॉयर की सोच का सबसे बड़ा हथियार सवाल ही होते हैं। सही सवाल पूछना ही सही जवाब तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। चैप्टर 7, सही सवाल पूछना सीखें।
जवाब से ज्यादा जरूरी है सवाल। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच के एक ऐसे हथियार पर बात करेंगे जो शायद सबसे शक्तिशाली है, सही सवाल पूछना। आपने अक्सर सुना होगा कि सही जवाब देने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना, और ये बात लॉयर की दुनिया में 100% सच है। एक लॉयर की सबसे बड़ी ताकत उसके सवाल होते हैं, वो सवाल जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जो छुपी हुई सच्चाइयों को बाहर लाते हैं, जो पूरे मामले की तस्वीर साफ कर देते हैं। किम वेहल इस किताब में बताती हैं कि एक लॉयर की ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा सवाल पूछना सीखना होता है। कैसे पूछें कि सामने वाला खुलकर बात करे, कैसे पूछें कि जवाब में सिर्फ हाँ या ना न मिले, कैसे पूछें कि जवाब देने वाला अपनी बातों में उलझ जाए। ये सब कला है, और यही कला हमें अपनी जिंदगी में भी सीखनी चाहिए। चलिए एक सामान्य स्थिति से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका कोई करीबी दोस्त है जो पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा है। आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या बात है। अब आप कैसे पूछेंगे? ज्यादातर लोग पूछेंगे तुम ठीक तो हो, या क्या बात है। ये सवाल ठीक हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जवाब नहीं मिलता। सामने वाला कहेगा हाँ ठीक हूं या कुछ नहीं, और बात खत्म। अब एक लॉयर की सोच वाला इंसान कैसे पूछेगा? वो पूछेगा, मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से तुम मीटिंग में जल्दी निकल जाते हो और बातें भी कम कर रहे हो। क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तुम बात करना चाहोगे? या फिर, मैं तुम्हें पिछले कई सालों से जानता हूं और मुझे लग रहा है कि तुम इन दिनों कुछ अलग हो। अगर कोई बात हो तो मैं यहां हूं सुनने के लिए। देखिए फर्क। पहला सवाल बंद था, हाँ या ना में जवाब। दूसरा सवाल खुला था, उसमें ऑब्जर्वेशन था, उसमें रिश्ते की गर्माहट थी, और उसमें सामने वाले को बात करने का न्योता था। यही है सही सवाल पूछने की कला। किम वेहल किताब में बताती हैं कि सही सवाल पूछने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, जिज्ञासा। आपको सच में जानने की इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ औपचारिकता नहीं। दूसरी, खुलापन। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जवाब आपकी उम्मीद से अलग भी हो सकता है। तीसरी, धैर्य। कभी कभी सही जवाब पहले नहीं आता, आपको थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है। सही सवाल पूछने का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सवाल का तरीका। आप कैसे पूछ रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एक्यूजेटरी टोन में पूछेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। वो जवाब देने के बजाय बचाव करने लगेगा। लेकिन अगर आप पूछें, मैं समझना चाहता हूं कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो सामने वाला खुलकर बात करेगा। यही बात हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। रिश्तों में, काम पर, परिवार में, दोस्तों के साथ, हर जगह सही सवाल पूछने से गलतफहमियां दूर होती हैं, रिश्ते गहरे होते हैं और समस्याएं सुलझती हैं। किम वेहल किताब में एक और बहुत शक्तिशाली सवाल बताती हैं। ये सवाल है, इसका क्या सबूत है? ये सवाल हमें धारणाओं से बाहर निकालकर तथ्यों की दुनिया में लाता है। जब कोई आपसे कहे ये काम नहीं हो सकता, तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या सबूत है? जब कोई आपसे कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो आप पूछ सकते हैं, क्यों? मैंने पहले क्या किया है जिससे तुम ये कह रहे हो? ये सवाल आपको सीमाओं से बाहर निकालता है और नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मैं गलत हो सकता हूं? ये सवाल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें अपनी गलती मानना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक लॉयर की सोच वाला इंसान जानता है कि गलती मानने में कोई शर्म नहीं है। असली शर्म है गलती पर अड़े रहने में। इसलिए वो खुद से पूछता है, क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या मैंने कोई फैक्ट गलत समझा? क्या मैंने कोई एंगल मिस कर दिया? ये सवाल उसे लगातार सीखते रहने में मदद करता है। दोस्तों, सही सवाल पूछना एक आदत है, और ये आदत हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। शुरुआत छोटी चीजों से करें। जब भी आपसे कोई कुछ कहे तो उसके पीछे का कारण पूछें। जब भी आप खुद कोई निष्कर्ष निकालें तो खुद से पूछें कि मैं इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा। जब भी कोई समस्या हो तो उसके कारणों के बारे में गहराई से पूछें। धीरे धीरे ये आदत आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप पाएंगे कि आपकी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। किम वेहल किताब में एक बात और कहती है, सही सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पर सवाल उठाएं। इसका मतलब ये है कि जहां जरूरत हो वहां गहराई से जाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बुनियादी सच्चाइयां होती हैं। लेकिन जहां संदेह हो, जहां गलतफहमी हो, जहां फैसला महत्वपूर्ण हो, वहां सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज से अपने सवालों पर ध्यान दीजिए। देखिए कि आप कैसे सवाल पूछते हैं और उन सवालों से कैसे जवाब मिलते हैं। सवालों को खुला रखिए, जिज्ञासु रखिए और गहराई में जाने की कोशिश कीजिए।
आप पाएंगे कि एक अच्छा सवाल कभी-कभी 100 जवाबों से ज्यादा कीमती होता है। अगले अध्याय में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, लॉजिक का ढांचा, यानी कैसे किसी भी मुश्किल स्थिति को चीर कर देखें, उसके अलग अलग हिस्सों में बांटें और फिर हर हिस्से को समझें। ये लॉयर की सोच का एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। चैप्टर 8, लॉजिक का ढांचा, कैसे चीरें किसी भी मुश्किल स्थिति को। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच के एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल पर बात करेंगे, लॉजिक का ढांचा, यानी कैसे किसी भी जटिल स्थिति को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, हर हिस्से को अलग से समझें और फिर पूरी तस्वीर देखें। ये वही तरीका है जो एक लॉयर किसी भी मामले को समझने के लिए इस्तेमाल करता है, और यही तरीका हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किम वेल इस किताब में बताती हैं कि कानूनी सोच का एक बुनियादी ढांचा होता है, IRAC, यानी इशू, रूल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। पहले आप पहचानते हैं कि मुद्दा क्या है, इशू। फिर आप देखते हैं कि उस मुद्दे पर क्या नियम लागू होते हैं, रूल। फिर आप उन नियमों को उस मामले पर लागू करते हैं, एप्लीकेशन। और अंत में आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन। यह ढांचा बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अब इसी ढांचे को अपनी जिंदगी के मामलों पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक समस्या है, आपको लगता है कि आपको नौकरी बदल लेनी चाहिए, लेकिन आप डर रहे हैं कि नई जगह पर कैसा रहेगा। आपका दिमाग अफरा तफरी मचा हुआ है, 1000 विचार आ रहे हैं, कोई स्पष्टता नहीं है। अब IRAC ढांचे को लागू करते हैं। सबसे पहले इशू, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। इसे स्पष्ट रूप से लिख लीजिए। दूसरा, रूल, यानी उन नियमों को पहचानिए जो इस फैसले को प्रभावित करेंगे। यहां नियम का मतलब कानूनी नियम नहीं, बल्कि वो मानदंड है जिनके आधार पर आप फैसला करेंगे। क्या वो मानदंड है? सैलरी, काम का माहौल, करियर ग्रोथ, लोकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, कंपनी की स्थिरता, आपके स्किल्स का उपयोग आदि। इन सब मानदंडों को एक एक करके लिख लीजिए। तीसरा, एप्लीकेशन। अब हर मानदंड को अपनी वर्तमान नौकरी और नई नौकरी पर लागू करें। सैलरी, वर्तमान में कितनी है, नई में कितनी मिलेगी। काम का माहौल, वर्तमान में कैसा है, नई जगह के बारे में क्या पता है। करियर ग्रोथ, वर्तमान में अगले 5 साल कैसे दिखते हैं, नई जगह पर क्या संभावनाएं हैं। हर मानदंड के लिए दोनों जगहों का मूल्यांकन करें। यहां आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है, लोगों से बात करनी पड़ सकती है, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ सकती है। यही एप्लीकेशन का हिस्सा है। चौथा, कंक्लूजन। अब सारी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालें। कौन सी नौकरी ज्यादा मानदंडों पर खरी उतरती है, किन मानदंडों में कौन सी नौकरी आगे है। आपका फैसला क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह फैसला आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया आपको अफरा तफरी से बाहर निकालकर एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचने में मदद करती है। आपकी सोच अब बिखरी हुई नहीं है, वो एक ढांचे में बंध गई है, और इस ढांचे में आप हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किम वेल किताब में बताती हैं कि ये IRAC ढांचा सिर्फ कानूनी मामलों के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर बड़े फैसले पर लागू होता है। रिश्तों के फैसले, करियर के फैसले, पैसों के फैसले, यहाँ तक कि अपने बारे में धारणाएं बनाने में भी ये ढांचा काम आता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका किसी से विवाद हो गया है, आप सोच रहे हैं कि रिश्ता खत्म कर देना चाहिए या नहीं। अब IRAC लागू करें। इशू, क्या इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। रूल, वो मानदंड क्या हैं जो एक स्वस्थ रिश्ते के लिए जरूरी हैं। विश्वास, सम्मान, संवाद, साझा मूल्य, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता आदि। एप्लीकेशन, इन मानदंडों पर रिश्ता कैसा है। क्या विश्वास बना हुआ है, क्या सम्मान है, क्या संवाद खुला है, क्या मूल्य मेल खाते हैं। यहाँ आपको ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा और ये भी देखना होगा कि क्या ये समस्याएं अस्थायी हैं या स्थायी, क्या इन्हें सुलझाया जा सकता है या नहीं। कंक्लूजन, सारे मानदंडों के आधार पर निष्कर्ष क्या है। क्या रिश्ता बचाने लायक है या फिर खत्म कर देना ही बेहतर है। ये ढांचा आपको भावनाओं के तूफान से बाहर निकालकर एक स्पष्ट मूल्यांकन करने में मदद करता है। इससे आपका फैसला भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों और मानदंडों पर आधारित होता है। किम वेल किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं। ये ढांचा हमें ये भी सिखाता है कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। जब हम एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किन मानदंडों पर हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। तब हम जानते हैं कि हमें और जानकारी इकट्ठा करनी है, या फिर हम जानते हैं कि हमारा फैसला किन धारणाओं पर आधारित है।
ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये हमें अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। दोस्तों, ये IRAC ढांचा पहली बार में थोड़ा औपचारिक लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा। आप बिना लिखे ही अपने दिमाग में इस ढांचे को लागू करना शुरू कर देंगे और तब आप पाएंगे कि जटिल से जटिल समस्याएं भी सुलझने लगती हैं, क्योंकि आपके पास उन्हें सुलझाने का एक सिस्टम है। शुरुआत छोटी चीज़ों से करें। कोई भी फैसला लेने से पहले मानसिक रूप से IRAC को लागू करें। इशू क्या है, रूल क्या है, एप्लीकेशन कैसा है, कंक्लूजन क्या है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप पाएंगे कि आपके फैसले पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे हैं। अगले अध्याय में हम इस ढांचे को एक और स्तर पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे इस ढांचे का उपयोग अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने के लिए करें, क्योंकि सबसे मुश्किल समस्याएं अक्सर हमारे अंदर ही होती हैं। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच को अपने अंदर की ओर मोड़ेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल मामला अक्सर हमारा अपना होता है। हम दूसरों के मामलों को तो स्पष्टता से देख लेते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हमारी सोच बादलों में उलझ जाती है। हम खुद के प्रति उतने निष्पक्ष नहीं हो पाते जितने दूसरों के प्रति हो सकते हैं। किम वेल इस किताब में बताती हैं कि एक लॉयर की सोच का सबसे बड़ा उपयोग यही है कि हम अपने जीवन का निष्पक्ष विश्लेषण कर सकें, अपने फैसलों की जांच कर सकें और अपनी गलतियों से सीख सकें। आत्मविश्लेषण की कला बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम खुद के प्रति बहुत नरम या बहुत कठोर हो जाते हैं। कभी हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, कभी हम खुद को बहुत ज्यादा कोसने लगते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। एक लॉयर की सोच हमें यहां एक संतुलन सिखाती है, न तो बहुत नरम न बहुत कठोर, बल्कि निष्पक्ष। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, शायद काम पर कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया, या किसी रिश्ते में कुछ गलत कह दिया, या कोई ऐसा फैसला ले लिया जो गलत साबित हुआ। अब आपके मन में क्या चल रहा होगा? ज्यादातर लोग दो चीजों में से एक करते हैं। या तो वो गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। या फिर वो खुद को बहुत ज्यादा कोसने लगते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा गलतियां करता हूं। दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। पहले रास्ते में आप सीखते नहीं और दूसरे रास्ते में आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। एक लॉयर की सोच वाला इंसान तीसरा रास्ता चुनता है। वो गलती का विश्लेषण करता है। वो खुद से पूछता है, क्या हुआ, यानी फैक्ट्स क्या हैं, मैंने क्या किया, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। फिर वो पूछता है क्यों हुआ, यानी गलती के कारण क्या थे। क्या मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया? क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी? क्या मैंने किसी धारणा पर भरोसा किया जो गलत थी? क्या मैं भावनाओं में बह गया? फिर वो पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, यानी भविष्य में ऐसी गलती से बचने के लिए मैं क्या बदलाव ला सकता हूं। और आखिर में वो पूछता है, अब मैं आगे क्या करूं, यानी इस गलती के बाद मुझे क्या कदम उठाने चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये आपको गलती के बोझ से मुक्त करती है और उसे सीखने के अवसर में बदल देती है। आप खुद को कोसने के बजाय समझने लगते हैं, और जब आप समझ जाते हैं तो गलती का दर्द कम हो जाता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। किम वेल किताब में बताती हैं कि यही प्रक्रिया एक लॉयर अपने केस के विश्लेषण में करता है। चाहे केस जीते या हारे, वो बैठकर विश्लेषण करता है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। यही आदत उसे लगातार बेहतर बनाती है और यही आदत हमें भी अपनानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। आत्मविश्लेषण करते समय हम अक्सर अपने प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों को बहुत बड़ा बना लेते हैं और अपनी सफलताओं को छोटा। ये भी एक बायस है और इससे बचना जरूरी है। एक लॉयर की तरह हमें निष्पक्ष होना होगा। गलती को गलती की तरह देखना, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखना। सफलता को सफलता की तरह देखना, लेकिन उसे कम भी नहीं आंकना। किम वेल किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं। आत्मविश्लेषण का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय अपने ऊपर नजर रखें और खुद को जज करते रहें। इसका मतलब है कि जब कोई महत्वपूर्ण घटना हो तो उससे रुककर सीखें, बाकी समय जिएं, जीवन का आनंद लें। ये संतुलन बहुत जरूरी है। एक और बहुत उपयोगी तरीका है अपने फैसलों की डायरी रखना। जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लें तो उसे लिख लें। लिखें कि आपने वो फैसला क्यों लिया, किन मानदंडों के आधार पर, क्या जानकारी थी आपके पास। फिर कुछ समय बाद जब फैसले के परिणाम सामने आए तो उस डायरी को खोलें और देखें कि आपका विश्लेषण कितना सही था।
कहाँ आपने सही सोचा, कहाँ गलत। ये प्रक्रिया आपकी सोच को लगातार बेहतर बनाती है। दोस्तों, ये आत्मविश्लेषण की कला शायद लॉयर की सोच का सबसे मूल्यवान हिस्सा है, क्योंकि ये हमें खुद के साथ ईमानदार होना सिखाती है, और खुद के साथ ईमानदारी ही वो आधार है जिस पर एक स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी खड़ी होती है। अगले अध्याय में हम इस सोच को एक और क्षेत्र में ले जाएंगे, रिश्तों में, क्योंकि रिश्ते ही हमारी जिंदगी का सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और यहाँ लॉयर की सोच हमें बहुत मदद कर सकती है। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच को हमारी जिंदगी के सबसे नाजुक क्षेत्र में लागू करेंगे, रिश्तों में। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं और भावनाओं से ही चलते हैं। तो क्या लॉयर की सोच, जो लॉजिक और फैक्ट्स पर जोर देती है, रिश्तों में काम आ सकती है? किम वेल का जवाब है हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ काम ही नहीं आती, बल्कि रिश्तों को और गहरा और मजबूत बनाती है। लेकिन यहां एक बात साफ कर दूं, रिश्तों में लॉजिक का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाएं या हर बात पर तर्क वितर्क करें। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तों में स्पष्टता लाएं, गलतफहमियों को दूर करें और भावनाओं के तूफान में बहने के बजाय समझदारी से काम लें। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गलतफहमी। हम सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्यों कुछ कर रहा है, और फिर उसी धारणा पर प्रतिक्रिया करते हैं। हम पूछते नहीं, हम मान लेते हैं, और यही मान लेना ज्यादातर झगड़ों की जड़ होती है। यहां लॉयर की सोच हमें सिखाती है, पूछो, मत मानो। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर नाराज है, तो पूछो, क्या तुम नाराज हो? अगर वो कहे नहीं, तो मान लो, या फिर और पूछो, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर कुछ है तो बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त ने आपकी बात को नजरअंदाज किया, तो पूछो, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि तुमने ध्यान नहीं दिया। ये पूछना कमजोरी नहीं है, ये स्पष्टता की ताकत है। किम वेल किताब में बताती हैं कि एक लॉयर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुनने की क्षमता होती है। वो गवाहों को ध्यान से सुनता है, उनकी बातों में छिपे मतलब को समझता है और तभी सवाल पूछता है। रिश्तों में भी यही कला काम आती है, सुनना। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावना को सुनना, और सुनने के बाद समझने की कोशिश करना, जल्दी से जवाब देने की नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, रिश्तों में लॉयर की सोच हमें ये सिखाती है कि हर बात को पर्सनल न लें। जब कोई हमसे कुछ कहता है तो हम अक्सर उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। वो हमारी बात से सहमत नहीं तो हम सोच लेते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता। वो हमारी मदद नहीं कर सकता तो हम सोच लेते हैं कि उसे हमारी परवाह नहीं। लेकिन लॉयर की सोच हमें अलग करना सिखाती है। उसकी असहमति का मतलब ये नहीं कि वो मुझसे नफरत करता है। उसकी मदद न कर पाने का मतलब ये नहीं कि उसे मेरी परवाह नहीं। हो सकता है उसकी अपनी सीमाएं हों, अपनी मजबूरियां हों। ये अलग करना रिश्तों को बहुत सरल बना देता है। किम वेल किताब में एक और बहुत गहरी बात कहती हैं, रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सही साबित होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, रिश्ते को बचाने पर कम। हम झगड़े में ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं, सामने वाला गलत, और अक्सर ये साबित करने के चक्कर में हम रिश्ता ही तोड़ देते हैं। एक लॉयर की सोच वाला इंसान जानता है कि कभी-कभी सही होने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ते को बचाना। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोले या अपनी बात दबाए। इसका मतलब है कि वो ये देखे कि क्या इस मुद्दे पर अड़े रहना रिश्ते के लायक है। यहाँ एक बहुत उपयोगी टूल है, पहचानिए कि मुद्दा क्या है। अक्सर हम किसी छोटी बात पर इतना बवाल खड़ा कर देते हैं कि असली मुद्दा ही छूट जाता है। कोई हमसे कुछ कहता है, हम उसके लहजे पर भड़क जाते हैं और फिर पूरा झगड़ा लहजे पर होता है, उस बात पर नहीं जो कही गई थी। लॉयर की सोच हमें ये पहचानना सिखाती है कि असली मुद्दा क्या है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, रिश्तों में लॉयर की सोच का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि ये हमें अपनी भावनाओं को कम नहीं बल्कि बेहतर ढंग से व्यक्त करना सिखाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारी असली भावना को नहीं बल्कि गुस्से को दिखाती हैं। हम कहते हैं, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। असली भावना ये है कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि तुम मुझे सुनो। हम कहते हैं, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। असली भावना ये है कि मैं डर रहा हूं कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। लॉयर की सोच हमें ये सिखाती है कि अपनी असली भावना को पहचानें और उसे साफ साफ कहें। ये आसान नहीं है, लेकिन जब हम ये करना सीख जाते हैं तो हमारे रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, रिश्तों में लॉयर की सोच का मतलब है, पूछो, मत मानो। सुनो, सिर्फ सुनने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। अलग करो, उसकी बात को उसके इरादों से अलग करो, उसके व्यवहार को अपनी पहचान से अलग करो,
और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी असली भावना को पहचानो और उसे साफ साफ कहो। अगले अध्याय में हमें सोच को एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में लागू करेंगे, करियर और फैसले, क्योंकि हमारे करियर के फैसले ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं और यहाँ एक स्पष्ट सोच का होना बहुत जरूरी है। चैप्टर 11, करियर के फैसले, जब हर विकल्प मुश्किल लगे। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच को हमारे करियर और जीवन के बड़े फैसलों पर लागू करेंगे। करियर के फैसले शायद हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। नौकरी बदलनी है या नहीं, शहर छोड़ना है या नहीं, बिजनेस शुरू करना है या नहीं, आगे पढ़ाई करनी है या नहीं, ये फैसले हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। और ये वही फैसले होते हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा उलझते हैं, सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं और सबसे ज्यादा डरते हैं। किम वेल इस किताब में बताती हैं कि बड़े फैसलों में लॉयर की सोच हमें 3 चीजों में मदद करती है। पहला, हम फैसले को उसके घटकों में बांट सकते हैं और हर घटक का अलग से विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, हम अपनी डर और भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें फैसले पर हावी नहीं होने दे सकते। तीसरा, हम फैसले के बाद भी उसकी समीक्षा कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी में हैं और आपको एक और नौकरी का ऑफर मिला है। पुरानी नौकरी में आप सहज हैं, लेकिन विकास सीमित लगता है। नई नौकरी में ज्यादा पैसा है, ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन अनिश्चितता भी है। अब आपका दिमाग अफरा तफरी मचा हुआ है। एक दिन आप सोचते हैं छोड़ दो, नया मौका लो। अगले दिन सोचते हैं रहने दो, जो है वो सुरक्षित है। ये चक्कर हफ्तों, कभी कभी महीनों तक चल सकता है। यहाँ IRAC ढांचा काम आता है, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में बात कर रहे थे। इशू, क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? रूल, वो मानदंड क्या हैं जो इस फैसले को प्रभावित करेंगे? सैलरी, काम का माहौल, करियर ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, लोकेशन, कंपनी की स्थिरता, आपके स्किल्स का उपयोग आदि। अब इन मानदंडों को लिख लीजिए। अब एप्लीकेशन, हर मानदंड के लिए दोनों नौकरियों का मूल्यांकन करें। सैलरी, पुरानी में कितनी, नई में कितनी, अंतर कितना है और क्या यह अंतर आपके लिए मायने रखता है? काम का माहौल, पुरानी में कैसा है, नई के बारे में क्या पता है? क्या आपने वहां के लोगों से बात की? क्या आपने ऑफिस देखा? करियर ग्रोथ, पुरानी में अगले 5 साल कैसे दिखते हैं, नई में क्या संभावनाएं हैं? वर्क लाइफ बैलेंस, दोनों में कितने घंटे काम करना होगा, कितनी ट्रैवलिंग होगी? इसी तरह हर मानदंड का मूल्यांकन करें। इस प्रक्रिया में आपको पता चल जाएगा कि किन मानदंडों पर कौन सी नौकरी बेहतर है। शायद एक नौकरी सैलरी में बेहतर है, दूसरी वर्क लाइफ बैलेंस में। अब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन से मानदंड ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके मूल्यों पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए सैलरी सबसे बड़ा मानदंड होता है, कुछ के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ के लिए सीखने का मौका। यह कोई सही या गलत नहीं है, यह आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। किम वेल किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं। फैसले के समय हम अक्सर अपने डर को ज्यादा महत्व दे देते हैं। हम डरते हैं कि नई जगह पर शायद हमें एडजस्ट ना हो, शायद बॉस अच्छा ना हो, शायद काम ना जमे। ये डर वैध हैं, लेकिन हमें इन्हें फैसले का आधार नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय हमें डर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना चाहिए। डर बता रहा है कि नई जगह में अनिश्चितता है। ठीक है, तो हम उस अनिश्चितता को कैसे कम कर सकते हैं? क्या हम वहाँ के लोगों से और बात कर सकते हैं? क्या हम ट्रायल पीरियड मांग सकते हैं? क्या हम अपने लिए एक बैकअप प्लान बना सकते हैं? डर को पहचानो, उसका कारण समझो और फिर उससे निपटने का तरीका ढूंढो। डर को फैसले पर हावी मत होने दो। एक और बहुत उपयोगी टूल है फैसले को लिखना। अपने फैसले की प्रक्रिया को कागज पर उतारो। तुम क्या सोच रहे हो, क्या विकल्प हैं, क्या मानदंड हैं, क्या फायदे नुकसान हैं। लिखने से तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है और तुम भावनाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकल आते हो। किम वेल किताब में बताती हैं कि एक और बात जो बड़े फैसलों में बहुत काम आती है वो है फैसले के बाद उसकी समीक्षा करना। चाहे फैसला सही निकले या गलत, उससे सीखना जरूरी है। अगर फैसला सही निकला तो समझो कि क्या सही किया था ताकि भविष्य में भी वही कर सको। अगर फैसला गलत निकला तो समझो कि कहाँ गलती हुई ताकि भविष्य में वो गलती ना दोहराओ। ये समीक्षा करने की आदत ही एक लॉयर को लगातार बेहतर बनाती है और यही आदत हमें भी बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी। दोस्तों, करियर के फैसले मुश्किल होते हैं क्योंकि इनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास एक स्पष्ट ढांचा हो, एक सिस्टम हो, तो ये फैसले इतने डरावने नहीं लगते। हम जानते हैं कि हमने सोच समझकर फैसला लिया है, हर पहलू को तौला है और अपने मूल्यों के हिसाब से चुना है। और फिर चाहे फैसला सही निकले या गलत, हम जानते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हम उससे सीख सकते हैं।
अगले अध्याय में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मानसिक शांति का राज। क्योंकि लॉयर की सोच का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें मानसिक शांति देती है। जब हम स्पष्टता से सोचना सीख जाते हैं तो ओवरथिंकिंग खत्म हो जाती है और मन शांत हो जाता है। चैप्टर 12, मानसिक शांति का राज, जब दिमाग सिस्टम में सोचना सीख जाए। दोस्तों, अब हम लॉयर की सोच के सबसे खूबसूरत परिणाम पर बात करेंगे, मानसिक शांति। जब हम स्पष्टता से सोचना सीख जाते हैं, जब हमारे पास फैसले लेने का एक सिस्टम होता है, जब हम भावनाओं और तथ्यों को अलग करना जानते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। ओवरथिंकिंग खत्म हो जाती है, चिंता कम हो जाती है और हम जिंदगी का आनंद ले पाते हैं। किम वेल्म इस किताब में बताती हैं कि लॉयर की सोच का एक बड़ा फायदा यह है कि ये हमें अनिश्चितता से निपटना सिखाती है। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, हमारा फैसला सही निकलेगा या गलत, सामने वाला हमारी बात को कैसे लेगा। ये अनिश्चितता ही हमारी चिंता की सबसे बड़ी वजह होती है। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं गलत हो गया, क्या होगा अगर ये काम नहीं किया, क्या होगा अगर उसने मना कर दिया। ये सवाल हमारे दिमाग में चक्कर काटते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। एक लॉयर की सोच हमें सिखाती है कि अनिश्चितता से डरो मत, उसे स्वीकार करो। एक लॉयर जानता है कि हर केस का परिणाम अनिश्चित होता है। चाहे वो कितनी भी तैयारी कर ले, जज का फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन वो इस अनिश्चितता से डरता नहीं, वो उसके लिए तैयार रहता है। वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता है, सारे सबूत जुटाता है, हर पहलू पर विचार करता है और फिर जो होगा देखा जाएगा। यही मानसिकता हमें भी अपनानी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, सोच समझकर फैसला लें और फिर परिणाम की चिंता छोड़ दें, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, फैसला है। ये समझना ही मानसिक शांति का पहला कदम है। किम वेल किताब में एक और बहुत गहरी बात कहती हैं। मानसिक शांति का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारे जवाब हों। इसका मतलब है कि आप सवालों से डरते नहीं। जब आप लॉयर की तरह सोचना सीख जाते हैं तो आप सवालों का स्वागत करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सवाल आपको और गहराई में ले जाता है और गहराई में ही सच्चाई छिपी होती है। आप जवाब ना होने से परेशान नहीं होते, आप उसे जानने की यात्रा का हिस्सा मानते हैं। एक और बात, मानसिक शांति तब आती है जब हम अपने फैसलों पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब हम जानते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सारे पहलुओं पर विचार किया और फिर फैसला लिया, तब भले ही फैसला गलत निकले, हम खुद को कोसते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने उस समय जो सबसे अच्छा लगा वही किया और गलती से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर अपने फैसलों की समीक्षा परिणाम के आधार पर करते हैं। अगर परिणाम अच्छा आया तो फैसला सही था, अगर बुरा आया तो फैसला गलत था। लेकिन लॉयर की सोच ये नहीं मानती। एक लॉयर जानता है कि एक अच्छा फैसला भी बुरा परिणाम दे सकता है और एक बुरा फैसला अच्छा परिणाम दे सकता है। इसलिए वो फैसले की समीक्षा परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से करता है। उसने क्या सोचा, कैसे सोचा, क्या जानकारी ली, क्या विकल्प देखे, यही मायने रखता है। अगर प्रक्रिया सही थी तो फैसला अच्छा था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये सोच हमें बहुत राहत देती है, क्योंकि परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रक्रिया हाथ में है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सही प्रक्रिया अपनाएं, भले ही परिणाम कुछ भी हो। और जब हम ये कर लेते हैं तो परिणाम की चिंता कम हो जाती है और मन शांत हो जाता है। दोस्तों, लॉयर की सोच हमें ये भी सिखाती है कि अपने साथ भी उतनी ही ईमानदारी से पेश आएं जितनी दूसरों के साथ। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को तो स्पष्टता से देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के लिए हमारे पास 100 बहाने होते हैं। लॉयर की सोच हमें अपने प्रति भी निष्पक्ष रहना सिखाती है। अपनी गलतियों को देखो, उनसे सीखो, लेकिन खुद को कोसो मत। अपनी सफलताओं को पहचानो, उनका जश्न मनाओ, लेकिन अहंकार मत करो। ये संतुलन ही मानसिक शांति का आधार है। तो दोस्तों, लॉयर की सोच का सबसे बड़ा फायदा यही है, मानसिक शांति। जब आप स्पष्टता से सोचना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, ओवरथिंकिंग खत्म हो जाती है और आप जिंदगी का आनंद ले पाते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, एक ढांचा है जो आपको किसी भी स्थिति से निपटने में मदद करेगा। ये जानना ही बहुत बड़ी शांति देता है। अगले अध्याय में हम इस सोच को एक और स्तर पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे ये सोच हमारी आदत बन सकती है और कैसे हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम बात करेंगे कि लॉयर की सोच को हम अपनी आदत कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये एक स्किल है
और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखने और अभ्यास करने की जरूरत होती है। कोई भी एक दिन में लॉयर की तरह सोचना नहीं सीख सकता। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में धैर्य और लगन दोनों चाहिए। किम वेहले इस किताब में बताती हैं कि ये सोच एक आदत की तरह है। जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, वैसे ही हमें सोचने का ये तरीका भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। शुरुआत में ये जानबूझकर करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ही अपने आप होने लगता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जिनसे हम इस सोच को अपनी आदत बना सकते हैं। पहला तरीका, छोटी शुरुआत करें। आपको हर बड़े फैसले पर यह सोच लागू करने की जरूरत नहीं है। छोटी चीजों से शुरू करें। अगली बार जब आप किसी छोटे से झगड़े में हों तो रुकें और सोचें, फैक्ट्स क्या हैं, मेरी स्टोरी क्या है, क्या मैं सच में जानता हूं कि क्या हुआ। अगली बार जब आप कोई छोटा फैसला ले रहे हों तो IRAC ढांचे को लागू करें। इशू क्या है, रूल क्या है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप इसे बड़े फैसलों पर भी लागू कर पाएंगे। दूसरा तरीका, जर्नलिंग। एक डायरी रखें और हर दिन एक छोटा सा विश्लेषण लिखें। आज क्या हुआ, मैंने कैसे रिएक्ट किया, क्या मैंने फैक्ट्स और स्टोरी को अलग किया, क्या मैंने सही सवाल पूछे, क्या मैंने भावनाओं को ड्राइवर बनने दिया। लिखने से आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप अपनी प्रगति देख सकते हैं। तीसरा तरीका, खुद से सवाल पूछना। अपने दिमाग में एक आवाज बनाएं जो हर बार पूछे, क्या यह फैक्ट है या स्टोरी, इसका क्या सबूत है, क्या मैं गलत हो सकता हूं। यह आवाज धीरे धीरे आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी और आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। चौथा तरीका, दूसरों से सीखें। जिन लोगों को आप जानते हैं जो शांत, स्पष्ट और तार्किक हैं, उन्हें देखें। वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे फैसले लेते हैं, वो मुश्किल स्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। उनसे सीखें, उनसे बात करें, उनके तरीके को समझें। पांचवा तरीका, धैर्य रखें। यह सोच एक दिन में नहीं आती। कभी आप सफल होंगे, कभी असफल, कभी आप भावनाओं में बह जाएंगे, कभी आप स्पष्टता से सोच पाएंगे। ये ठीक है, ये एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं। खुद पर दया रखें और यात्रा जारी रखें। किम वेहले किताब में एक बात और कहती हैं, ये सोच आपको बदल देगी, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे आएगा। आप पाएंगे कि आप पहले से कम रिएक्टिव हो गए हैं, पहले से ज्यादा शांत हैं। आप पाएंगे कि आपके फैसले पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं, आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा है। आप पाएंगे कि आप दूसरों की बातों से इतने प्रभावित नहीं होते और अपने रास्ते पर आत्मविश्वास से चल पाते हैं। ये बदलाव छोटे छोटे होंगे, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने लॉयर की सोच के हर पहलू को समझा, फैक्ट्स और स्टोरी में फर्क, इट डिपेंड्स की ताकत, सबूतों का महत्व, भावनाओं को ड्राइवर न बनाना, सही सवाल पूछना, लॉजिक का ढांचा, आत्मविश्लेषण, रिश्तों और करियर में इसका उपयोग और मानसिक शांति का राज। ये सब मिलकर एक पूरी सोच बनाते हैं। एक ऐसी सोच जो आपको हर स्थिति में स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति दे सकती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का सार लेंगे और देखेंगे कि लॉयर की तरह सोचने का असली मतलब क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, हम इस यात्रा के अंतिम अध्याय में हैं। हमने लॉयर की सोच के हर पहलू को विस्तार से समझा, लेकिन अब सवाल ये है कि लॉयर की तरह सोचने का असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि हम हर बात पर बहस करें? क्या इसका मतलब ये है कि हम भावनाओं को दबाएं और रोबोट बन जाएं? क्या इसका मतलब ये है कि हम हर किसी को अपने तर्कों से हराएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किम वेल इस किताब के अंत में बहुत खूबसूरत ढंग से बताती हैं कि लॉयर की तरह सोचने का असली मतलब है स्पष्टता, अपने जीवन में स्पष्टता लाना, अपने फैसलों में स्पष्टता, अपने रिश्तों में स्पष्टता, अपने लक्ष्यों में स्पष्टता और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से स्पष्टता। ये स्पष्टता हमें क्या देती है? ये हमें शांति देती है। जब हम स्पष्टता से देख पाते हैं कि क्या सच है और क्या सिर्फ हमारी कहानी है, तो हम अनावश्यक चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जब हम स्पष्टता से जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तो हम सही फैसले ले पाते हैं। जब हम स्पष्टता से समझ पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है और वो क्यों कह रहा है, तो हमारे रिश्ते गहरे हो जाते हैं। ये स्पष्टता हमें आत्मविश्वास भी देती है। जब हम जानते हैं कि हमने सोच समझकर फैसला लिया है, हर पहलू को तौला है, तो हम उस फैसले पर डटे रह सकते हैं। हम दूसरों की राय से इतने प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अपनी सोच का आधार है।
ये आत्मविश्वास हमें अपने रास्ते पर चलने की ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात, ये स्पष्टता हमें आज़ादी देती है। आज़ादी उन धारणाओं से जो हमने अपने बारे में बना रखी हैं, आज़ादी उन भावनाओं से जो हमें गुलाम बनाए रखती हैं, आज़ादी उन दूसरों की रायों से जो हमें भटकाती रहती हैं। जब हम लॉयर की तरह सोचना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं, न कि हर छोटी घटना का रिएक्टर। किम वेल किताब के अंत में एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, ये सोच आपको एक बेहतर वकील नहीं बनाएगी, लेकिन ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। एक बेहतर इंसान जो अपने फैसलों पर भरोसा करता है, जो दूसरों के साथ स्पष्टता और ईमानदारी से पेश आता है, जो मुश्किलों में घबराता नहीं और जो सबसे बड़ी बात, अपने साथ भी उतनी ही ईमानदारी से पेश आता है जितनी दूसरों के साथ। दोस्तों, ये यात्रा अब खत्म हो रही है, लेकिन असली यात्रा अभी शुरू हो रही है। किताब पढ़ना या सुनना एक बात है, उसे अपनी जिंदगी में उतारना दूसरी बात। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस सोच को अपना कितना बनाते हैं। शुरुआत छोटी चीजों से करें। अगली बार जब कोई छोटी सी परेशानी हो तो रुकें और सोचें, फैक्ट्स क्या हैं? मेरी स्टोरी क्या है? इट डिपेंड्स कैसे लागू होता है? धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर ये आपका दूसरा स्वभाव बन जाएगा। चैप्टर 15 निष्कर्ष। अब ये आपकी बारी है। दोस्तों, हम इस लंबी यात्रा के अंत में हैं। हमने किम वेल की किताब हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड वाई को गहराई से समझा। हमने देखा कि लॉयर की सोच कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है। हमने समझा कि कैसे फैक्ट्स और स्टोरी में फर्क करना, इट डिपेंड्स की ताकत को पहचानना, सबूतों का महत्व समझना, भावनाओं को ड्राइवर न बनाना, सही सवाल पूछना, लॉजिक के ढांचे का उपयोग करना, आत्मविश्लेषण करना और रिश्तों व करियर में इस सोच को लागू करना, ये सब मिलकर हमें एक स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी दे सकते हैं। अब इस पूरी किताब का सार एक बात में समेटा जा सकता है, सोचना सीखो। सिर्फ रिएक्ट करना नहीं, सिर्फ मान लेना नहीं, सिर्फ भावनाओं में बहना नहीं। रुको, सोचो, सवाल पूछो, फैक्ट्स देखो और फिर फैसला लो। यही लॉयर की सोच है। यही वो सोच है जो आपको हर स्थिति में स्पष्टता देगी, हर मुश्किल में शांति देगी और हर फैसले में आत्मविश्वास देगी। किम वेल ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि वो चाहती थी कि हर इंसान, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, इस सोच का लाभ उठा सके। वो चाहती थी कि हम सब अपनी जिंदगी के वकील बने, अपने फैसलों के वकील, अपने रिश्तों के वकील, अपने सपनों के वकील। वो चाहती थी कि हम सब अपने जीवन की सच्चाई को उजागर करें और उस सच्चाई के साथ ईमानदारी से जिएं। तो दोस्तों, अब ये आपकी बारी है। अब आपको तय करना है कि आप इस सोच को अपनी जिंदगी में कितना उतारते हैं। आप इसे सिर्फ एक किताब की तरह याद रख सकते हैं या फिर आप इसे अपने दिमाग का हिस्सा बना सकते हैं। आप जैसे थे वैसे ही रह सकते हैं या फिर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। चुनाव आपका है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम एक बार तो इस सोच को आजमाइए। अगली बार जब कोई मुश्किल स्थिति हो तो रुकिए और सोचिए, फैक्ट्स क्या है, मेरी स्टोरी क्या है, इट डिपेंड्स कैसे लागू होता है। आप पाएंगे कि एक बार भी ऐसा करने से आपकी सोच में बदलाव आ जाता है और धीरे धीरे ये बदलाव आपकी आदत बन जाएगा। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की इस यात्रा में आपका साथ पाकर हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि किम वेल की ये किताब हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड वाई आपको उतनी ही प्रेरणा देगी जितनी हमें देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये किताब कैसी लगी, आप लॉयर की सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस सोच का लाभ उठा सकें। तो फिर दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई जिंदगी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें अपनों का और हाँ, सोचते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ